अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 99 स्टार्ट करते हैं जी। कल एक छोटी सी डिस्कशन पेंडिंग रह गई थी 2 से 3 मिनट में, उसको सुनिए ज़रा। बैलेंस शीट में हमारे पास इक्विटी और लाइबिलिटीज़ होती हैं, फिर एसेट्स होते हैं। बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट पता ही है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाले पोर्शन में इक्विटी भी होती है, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। इक्विटी के अंदर क्या कुछ हुआ करता है जी? शेयर कैपिटल होता है, फिर शेयर प्रीमियम होता है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, रिवर्स सरप्लस वगैरह, फिर फेयर वैल्यू रिजर्व वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती थी इक्विटी के अंदर। ठीक है जी। इसी तरह से आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ के अंदर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम कह लें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कह लें, चले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है जी। जिसमें सेल्स से कहानी शुरू होकर चलते 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 नेट प्रॉफिट तक कहानी पहुंच रही होती है, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ हमने देखी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये काम हमने वैसे किया हुआ है FAR 1 के अंदर, आप लोग ये पढ़ के आते हैं। बहरहाल शेयर कैपिटल होता है, शेयर प्रीमियम होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह से कहानी चल रही होती है। बहुत सारे आइटम्स हमने देखे हुए थे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल है जो बैलेंस शीट के फेस पे नज़र आ रहा है ये शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होता है। किसका जी? ऑर्डिनरी। तो इसको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो घर से पैसा लेकर आते हैं, इसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी कहते हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी कहलाता है। ठीक है, जो नॉर्मल आज तक हम पढ़ते चले आए। ये शेयर कैपिटल जो है, इसके ऊपर ये जो पैसा लिया जाता है ओनर से, इसके ऊपर जो कॉस्ट पे की जाती है, उस कॉस्ट को कहा जाता है डिविडेंड। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, पहली बात, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पैसा लेकर आते हैं, जिसको हम ये शेयर कैपिटल के अंदर रखते हैं, क्या ये पैसा कभी वापस किया जाता है कंपनी की ज़िंदगी में? ये कंपनी की ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं होता पैसा। ठीक है जी। जब कंपनी का इंतकाल होगा तो ये पैसा तब वापस होता है, वो भी अगर कुछ देने दिलाने के बाद बच जाए तो। ठीक है, तो इसीलिए इसको इक्विटी कहा जाता है। इस इक्विटी की नेचर क्या है कि ये पैसे कब वापस होंगे? जब बिजनेस क्लोज हो जाएगा, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये शेयर होल्डर्स को जो कॉस्ट पे की जाती है, ठीक है, उस कॉस्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिविडेंड। उसका क्या कहा जाता है जी? डिविडेंड। और वो डिविडेंड आपको पता है, अब तो रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में आप उसको माइनस करते हैं। हाँ, ये बात मुझे बताना पसंद करें अगर आप, तो बेहतर होगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट्स वगैरह और डिविडेंड यहाँ पे माइनस होता है ना, कि ये जो डिविडेंड होता है, क्या ये डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है, या ये चेंज हो सकता है? हाँ भाई, इसीलिए तो ये हलाल है कि ये कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कोई फिक्स्ड अमाउंट इसकी नहीं हुआ करती। ठीक है, तो इस डिविडेंड को कहा जाता है डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का, यानी इसको ऑर्डिनरी डिविडेंड भी कहते हैं, मैं यूँ बोल सकता हूँ, बल्कि ऐसे ही लिखें, डिविडेंड किसका जी? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। ठीक है जी, ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी डिविडेंड भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से माइनस होता है जी? आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स में से। अब पूरी कहानी अभी नहीं बता रहा, सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि कंपनी ने और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो शेयर्स इशू किए, लेकिन जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले थे उन्होंने कहा भाई हमने ये पैसा फंसाना नहीं है,
आप हमें ये पैसे कितने अरसे बाद वापस करोगे, अगर ये बात तय करते हो तो फिर हम दे देते हैं। तो कंपनी ने कहा ठीक है, आपको लेट से ये 5 साल 7 साल 10 साल बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अब नाम तो इसका शेयर कैपिटल रख दिया, लेकिन इसकी नेचर लायबिलिटी जैसी है, इक्विटी जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये पैसा कुछ अरसे बाद वापस आ जाना है। तो ऐसे कैपिटल को कहा जाता है रिडीमेबल कैपिटल। क्या कहा जाता है जी? ऐसा कैपिटल जो रिडीम हो जाना है, वापस हो जाना है, रिडीमेबल शेयर कैपिटल। और अगली बात, इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड देते हुए। ठीक है जी। अच्छा, दो तरह के डिविडेंड्स, दो तरह के शेयर कैपिटल्स हो सकते हैं इसी सूरत में। एक शेयर कैपिटल वो जो कभी भी वापस नहीं होना, ठीक है, लेकिन उसको प्रेफरेंस फिर भी दे दी जाती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर। क्या मतलब? तरतीब असल में ये होती है, मिसाल के तौर पे कंपनी ने कहा कि जी और पैसों की ज़रूरत है, तो शेयर होल्डर्स ने कहा हम पैसे तो देंगे लेकिन हमें क्या फ़ायदा होगा? तो उन्होंने कहा आपको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड दिया जाएगा। अब ये कौन सा शेयर कैपिटल है? देखो मैंने इक्विटी में लिखा है, ये कौन सा शेयर कैपिटल है? ये इररिडीमेबल है। ये कौन सा शेयर कैपिटल है? हाँ, प्रेफरेंस तो हमने इनको दे दी, लेकिन ये शेयर कैपिटल कौन सा है? इररिडीमेबल। जरा मैं प्रेफरेंस थोड़ा छोटा लिख दूँ। प्रेफरेंस किस पे दी हमने? इसको ऑर्डिनरी पे प्रेफरेंस दी। ये कौन सा कैपिटल है? इररिडीमेबल। कौन सा जी? इररिडीमेबल का मतलब क्या है? कभी वापस नहीं होने। तो ये लोन नहीं है, ये तो कैपिटल ही है। बस फर्क क्या है कि इसको हमने क्या कर दिया? प्रेफरेंस दे दी। क्या कर दिया जी? प्रेफरेंस दे दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर। किस चीज ने प्रेफरेंस दी जी? डिविडेंड के अंदर। तो मतलब कि ये जो यहां पर हमने डिविडेंड लिखा है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का, जो ऊपर प्रॉफिट्स आने हैं या रिटेन अर्निंग्स पड़ी हैं, उनमें से पहले हम किसको डिविडेंड देंगे? हाँ, पहले डिविडेंड देंगे हम प्रेफरेंस वालों को। किसको जी? प्रेफरेंस वालों को। लेकिन ये कौन से वाले हैं? वो जो इररिडीमेबल शेयर कैपिटल रखते हैं। कौन सा शेयर कैपिटल रखते हैं जी? इररिडीमेबल। ठीक है जी। तो इनको पहले पैसे दिए जाएंगे, और अगर फिर कुछ बच जाएगा तो वो मैंगो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ये बात समझ आई है? तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? ये शेयर कैपिटल ही है, ये इक्विटी ही है। ये नजर भी कहां आ रही है? इक्विटी में ही नजर आ रही है। बस फर्क क्या है कि डिविडेंड देते हुए इनको पहले प्रेफरेंस देंगे और कुछ बचेगा तो वो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बटेगा। यहां तक को मसला। कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी। अब कंपनी ने जब कैपिटल मांगा तो शेयर होल्डर्स ने कहा कि भाई ये पैसा जो है ना आप फंसा लेते हो। पहले मैंने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के नाम से दिया था, आपने कहा कंपनी वाइंड अप होगी तो मिलेंगे, फिर प्रेफरेंस का नाम देके तुमने पैसे ले लिए, पकड़ फिर पैसे लिए हैं, फिर वाइंडिंग अप में ही मिलेंगे। तो ऐसे नहीं काम चलना, ये पैसे में पक्के नहीं फंसा सकता। तो कंपनी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको कुछ अर्से बाद हम पैसे वापस कर देंगे। अब जो शेयर्स इशू किए और पैसे लिए, तो ये शेयर्स जो हैं ये कुछ अरसे बाद रिडीम हो जाने हैं। ये कुछ अरसे बाद क्या हो जाना है जी? रिडीम हो जाने हैं। तो ये तो इक्विटी की नेचर ही नहीं है। इक्विटी की नेचर तो क्या होती है? बिजनेस क्लोज होने तक ये पैसे वापस नहीं आने। तो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिडीमेबल शेयर कैपिटल है, तो ये तो नेचर किसकी है? लोन की, लायबिलिटी की। तो फिर ये इक्विटी की बजाय कहाँ नजर आएंगे? लायबिलिटीज में। तो शेयर कैपिटल नाम तो होगा इनका, प्रेफरेंस भी इनको दे रहे होंगे। किस पे दे रहे होंगे? ये उन इररिडीमेबल वालों पे इनको प्रेफरेंस मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सा वाला कैपिटल है? तो इसलिए कल जो बात लिखी हुई थी ना कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, तो हमने क्या कहा था? ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग की थी ना। क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली? क्यों लोन कहा था उसको? क्योंकि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये शेयर कैपिटल नहीं है, ये दरअसल क्या है? लोन ही है, सिर्फ नाम इसका शेयर कैपिटल है। ठीक है, और सही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि इनकी नेचर कैसी? लाइक। अच्छा, एक और मजे की बात, शेयर कैपिटल रिडीमेबल वालों को जो डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड लेट से वो कहते हैं जी 10% है। 10%, ये 10% फिक्स होता है। इसीलिए ये भी जहन्नम ही है, ठीक है ना। ये भी जहन्नम में ही लेके जाएगा, फिक्स होता है इसके ऊपर भी। ऐसे ही इररिडीमेबल प्रेफरेंस, लेट से लोन आपको मिला हुआ था बैंक से 12% पे, और ये आपने शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल वाले इशू किए, ये आपने कर दिए 14% पर।
तो ये तीनों चीजें क्या हैं, ये तीनों फिक्स्ड होते हैं। ये तीनों क्या हैं, फिक्स्ड होते हैं। सिर्फ वेरिएबल क्या चीज है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड। कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। वरना चाहे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे बैंक से लिया हुआ लोन हो, इनके ऊपर प्री डिटर्मिन्ड रेट होता है, यानी वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज वाली कहानी के अंदर ये आ जाते हैं। ठीक है, ये बात समझे हो। अच्छा, अब इररिडीमेबल वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो चला गया, रिटेन्ड अर्निंग्स में माइनस हो गया। वो रिडीमेबल, ये उस पे ऑर्डिनरी वालों पे इनको क्या मिल गई, प्रेफरेंस। लेकिन जो ये वाले हैं, ये जो रिडीमेबल वाले हैं, ये तो इक्विटी ही नहीं है, ये तो एक तरह से क्या है, लोन ही है, लायबिलिटी ही है। तो फिर जहां पर लोन का 12% इंटरेस्ट यानी कॉस्ट, लोन की कॉस्ट जाती है, वहीं पर इस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड भी जाएगा। यानी कहां पे, फाइनेंस कॉस्ट में। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो चलते 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 फाइनेंस कॉस्ट आती है ना जी, तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जैसे 12% आ रहा है ना, 12% इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, वहीं पर 14% नाम डिविडेंड ही लिखेंगे, डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, ये बात कुछ कुछ समझ आ रही है अब। तो ये लॉन्ग टर्म लोन, ये एक सेम कलर कर लेते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लोन, और इसी की तरह से ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जहां गई लॉन्ग टर्म लोन की फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस जहां पे गया, वहीं पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट यानी डिविडेंड, नाम डिविडेंड है लेकिन होता है इंटरेस्ट की तरह से, ये भी वहीं पे चला जाएगा। तो ये कल ट्रीटमेंट आपको देखने को मिला था दरअसल। रिडीमेबल, कल वाला सवाल ओपन करो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टीएफसी। कल वाला सवाल बुक 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 में ओपन करो, कल वाला सवाल सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 27। सबसे पहला क्या था, टीएफसी। सबसे पहले क्या था, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, यही था, पहुंच गए हैं। सबसे पहले क्या था, 23 है, सॉरी, ठीक है जी, 27 तो होमवर्क में था, वो भी देखते हैं जी। सबसे पहले क्या है, टीएफसी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमने इसको शेयर कैपिटल नहीं कहा था, बल्कि बिल्कुल फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग की थी। लायबिलिटी लिखा भी हुआ था एंट्रीज के अंदर, तो अब समझ आ रहा है। वैसे ही FAR 1 में पढ़ा हुआ है, बल्कि इनफैक्ट मैं आज इत्तेफाक से ओपन किए बैठा था, वो उन्होंने पता नहीं कहाँ के सारा कुछ ही क्लोज कर दिया। मैं लास्ट टाइम वाली फाइल को ओपन करके बैठा था, तो मुझे वहाँ पर EPS के टॉपिक के अंदर सबसे पहला लेक्चर जो नज़र आया, वो पता है क्या था, वो ये था। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ इत्तेफाक से, उनको याद आएगा, ये चीज़ तो हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी। ठीक है, क्या है जी, क्या है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, ये दोनों इक्विटी में आते हैं। तो इन दोनों की कॉस्ट, डिविडेंड भी सिर्फ में इक्विटी में जाता है, लेकिन इरिडीमेबल वाले को, प्रेफरेंस वाले को हम ऑर्डिनरी पर प्रेफरेंस, ये देखें, ये प्रेफरेंस डिविडेंड और ये ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो पहले किसका नंबर आया, प्रेफरेंस का, और फिर किसको मिला, ऑर्डिनरी को। लेकिन ये है इरिडीमेबल, लाइक इक्विटी है, तो इसीलिए इक्विटी में नजर आ रहा था। फिर जो रिडीमेबल होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज में पड़े हुए हैं, लाइक बैंक लोन, तो इनकी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट भी कहां चली जाती है, इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट में, जहां इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन आता है, वहीं पर डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रिंट निकाल के आपको दे दूंगा, ठीक है, ये याद करवाना है मुझे, ओके, ठीक है ना। ये इत्तेफाक से FAR 1 वाला हैंड आउट ही ओपन हो गया। ये जब EPS का टॉपिक शुरू किया था, तो उस वक्त आप लोगों को यहाँ पे ये बात पढ़ाई थी। एनीवेज, अभी दोबारा रिवाइज कर लिया हमने। चलें जी, अब आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 था ना होमवर्क में आपके। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट का कौन सा वाला सवाल किया था सर से क्लास के अंदर, क्या, कौन कौन से, हाँ, मिंट और, चलें ठीक है, अच्छा किया जो भी किया।
क्लिफ्टन फार्मर भी कर लिया था, आज फिक्स पाकिस्तान करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं वहां तक पहुंच जाए। जी जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा 27 पे आ जाए, फिलहाल तो ज़रा इसको ख़त्म कर लें जी। अच्छा जी, फर्स्ट बॉन्ड है 2,25,000, उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। सेकंड बॉन्ड है 1,50,000, थर्ड बॉन्ड है 90,000, ठीक है जी। थर्ड को कर लेते हैं, थर्ड की फेस वैल्यू क्या है? अच्छा जी, और इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, तो फेस वैल्यू तो है 90,000। फिर जल्दी से ज़रा देख लें इसको, क्योंकि इसका ना थोड़ा सा मसला था सोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट, डिस्काउंट 20% है, तो फिर परचेज प्राइस या इशू प्राइस? आज इशू प्राइस कर लेते हैं ना, आज आप बड़े हो गए, ठीक है ना। इशू प्राइस 90,000 का 80% ले लो, यानी 20% डिस्काउंट है, कितना? 70,000, ठीक। अच्छा जी, 72,000। आप, मुझे लगा आप 70 कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ₹2,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैज़ बीन इनकर्ड। चलो देखते हैं इसका क्या करना है। वैसे तो एमोटाइज कॉस्ट वाला ही आपको सिखाया था ना, तो FETPL तो होमवर्क में हो नहीं सकता था, जाहिर सी बात है। वो तो आज होमवर्क, एक सवाल करवाया और एक आज के हैंडआउट के अंदर होमवर्क में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। FETPL वैसे तो आया कोई नहीं हुआ, बस एक बार आप यहाँ पे कर लेंगे, ईजी है। तो FETPL है इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, या फिर एमोटाइज्ड कॉस्ट है। सारा रिवाइज कर लें ज़रा जल्दी से। शेयर कैपिटल, किसी का शेयर, किसी के शेयर्स हम खरीद लें, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इसके अंदर कितने मॉडल्स थे? 2 मॉडल्स थे, FETPL और FETOCI। FETOCI में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को परचेज प्राइस में ऐड कर देते थे, और FETPL में एक्सपेंस आउट। फिर हम आगे बढ़े, हमने किसी और के डिबेंचर्स खरीद लिए, तो डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमारा एसेट था। इसमें 3 मॉडल्स आ गए, एक एमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा FETOCI, तीसरा FETPL। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो एमोर्टाइज कॉस्ट में परचेज प्राइस में ऐड किया था, FETOCI में भी ऐड किया था, लेकिन FETPL में एक्सपेंस आउट। फिर हम आगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे, खत्म हो गया IFRS 9। फाइनेंशियल लाइबिलिटी के 2 ही मॉडल्स हैं, एक एमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा FETPL। तो एमोर्टाइज कॉस्ट सारे के सारे जो थे, उनके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को परचेज प्राइस में ऐड करते थे, लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपने परचेज प्राइस में से माइनस करना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। और हाँ, वो परचेज प्राइस की बजाय दरअसल क्या थी? इशू प्राइस थी, ठीक है। तो रिडेम्पशन बहरहाल देख लेते हैं जी। रिडेम्पशन, ये तो फिर 2000 हमने जो सा मॉडल पढ़ा हुआ है उसके अंदर तो इसने माइनस ही होना है, ठीक है। अच्छा, रिडेम्पशन क्या है? बॉन्ड विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years ऑन 31 दिसंबर एट पार, 90,000 पे रिडीम हो जाना है, ठीक है जी। जल्दी से अपनी वर्किंग बनाते हैं अब। डेट, फिर इफेक्टिव रेट कितना है जी? इफेक्टिव रेट कितना है? इफेक्टिव रेट है 8.738। अच्छा जी, उसके बाद कूपन रेट कितना है जी? कूपन रेट कितना है? 0% है। और फिर बैलेंस। अब आपको याद हो गया ना, कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, पर्चे में भी ना लिखना, काम चलेगा, ठीक है ना। बस इफेक्टिव रेट लिखो, कूपन रेट लिखो, आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है ना। अच्छा जी, यकम कब 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 इशू किए? इशू डोंग डिंग डोंग, इशू डोंग डिंग, इशूड यकम जनवरी 2019। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जी, 72,000 माइनस 2,000, तो 70,000 से कहानी शुरू हो गई। जल्दी जल्दी करें जी। 31 दिसंबर एनुअली है ना, 31 दिसंबर 19 पर 6117। कूपन रेट 0, आंसर 76,117। 31 दिसंबर 20 पर 6651, कूपन 0, बोलो बोलो, 82768। फिर जी 31 दिसंबर 2021 पर 7232। रिडेम्पशन भी हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ें लेनी होंगी, एक 0 और दूसरा 90,000। 0 और 90,000 कितना बन गया? 90,000, ठीक है ना।
ये क्या है, जीरो क्या है जी, इंटरेस्ट जो आखिरी पे किया, कोई नहीं पे किया, और 90,000 जो रिडेम्पशन वैल्यू हमने वापस पैसे वापस किए जी, जीरो हो गया, डन। सोल्यूशन को ज़रा नज़र डालते हैं। ये मसला था थोड़ा सा, शायद ऐसा ही है ना, ये मसला था, ये गड़बड़ थी, तो इसको आप रिप्लेस कर लें, ये मैंने इसलिए करवाया। आप कह रहे हो कि इतना आसान था क्यों किया, बहरहाल बाकी एंट्रीज तो सही हैं, आप देखें एंट्रीज कर लेंगे। अब 70,000 से एंट्री पड़ेगी, कैश आपके पास आ गया, कैश डेबिट, और नाम क्या है इसका, हाँ बॉन्ड क्रेडिट, बॉन्ड पेएबल क्रेडिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी लिखने के लिए बॉन्ड पेएबल ज़्यादा बेहतर है। फिर 6117 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बॉन्ड पेएबल क्रेडिट, फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बॉन्ड पेएबल क्रेडिट, फिर जीरो से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं पर्चे में, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बॉन्ड क्रेडिट, और 90,000 से बॉन्ड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये वाली वर्किंग ज़रा काइंडली रिप्लेस कर लीजिए वहाँ पर। वैसे घर पे आप लोगों ने कर ही लिया होगा, घर पे सवाल करने के बाद सलूशन देखा था, तो फिर उसको सही माना था या खुद को सही माना था, पक्की बात है जी। अच्छा सही है, बीच में से बस ये गलत था थोड़ा सा, चलें ठीक है। आज आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, या अगर ये नोट कर लिया है तो ठीक है, बस इट्स ओवर। क्वेश्चन 25 करेंगे। मज़े की बात जहाँ पे करनी है उसके करीब तो पहुँच जाए ना ज़रा, ओके। मज़े की बात इधर देखें, मज़े की बात, लोन, आपने एक लोन लिया 100 रुपये का, कैश डेबिट लोन क्रेडिट 100 रुपया, बैंक से आपने ये लोन लिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक मज़े की बात, लाइबिलिटीज़ जो होती है ना लोन, इनकी भी फेयर वैल्यू होती है। परेशानी की बात नहीं है, ऐसे होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर कोई बिज़नेस बेचें तो आप क्या कहते हैं, भाई ये बिज़नेस है, ये दुकान है, ये इसके एसेट्स हैं, लेकिन साथ ही ये बिजली का बिल भी आया हुआ है, साथ ही ये किराया भी मकान का या दुकान का देने वाला है। तो जो बंदा आपसे बिज़नेस खरीदेगा वो जो प्राइस पे करेगा उसके अंदर एसेट्स की वैल्यू भी लगाएगा और लाइबिलिटीज़ की भी वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये आसान अल्फाज में ज़रा समझा रहा हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे आमिर भाई पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो इन्होंने साथ खड़े हुए नईम को कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये मेरा घर भी तुम ले लो, लेकिन एक ध्यान में रखना बात, पिछले 6 महीने से मैंने मीटर भी नहीं काटने दिया और बिल भी नहीं दिया, तो इसलिए ये घर भी तुम ले लो और ये बिल भी अब से तुम्हारी लायबिलिटी है। तो वो एसेट भी ले लिया नईम ने और वो लायबिलिटी भी उसने उसकी वैल्यू लगा कर लेनी ही है, ठीक है ना। तो लोन की भी फेयर वैल्यू हुआ करती है, ये ज़रा पहली मज़े की बात थी जी। बिल्कुल होंगी। आप अगर वो 50,000 रुपये बिल बन रहा है और 2 लाख रुपए की वो जो है वो एक कमरा इन्होंने बेचना है, तो वो 1.5 लाख रुपए का बेचेंगे, 2 लाख का नहीं बेचेंगे। यही तो फेयर वैल्यू है लायबिलिटी की, ठीक है। अच्छा, अब आपने बैंक से एक लोन लिया 100 रुपया और ईयर एंड आया, मिसाल के तौर पे ईयर एंड आया, ठीक है। तो आपने बैंक को कहा मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपये ही हैं। अब एक लायबिलिटी 100 से कम होकर 30 पे आ गई, तो दिल ही दिल में क्या क्या महसूस करोगे? हाँ, खुशी है। माना कि अगली बार किसी ने उधार नहीं देना आपको, आपका नाम बदनाम हो गया, ठीक है, लेकिन बदनामी में भी एक खुशी मिल रही है, ठीक है ना। ये अगली बार कोई नहीं उधार मिलने वाला आपको मार्केट से। क्यों? आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बड़ी ख़राब हो रही है। 100 रुपया देना था, आपने कहा भाई नहीं है ही नहीं, बैंक वाला आपने हंस के दिखा दिया आगे से, हमने कहा नहीं है भाई मेरे पास ये मेरे पास 30 ही हैं। तो अब बहरहाल आपकी एक हिसाब से आपकी जो गुडविल है, क्रेडिट वर्दीनेस है, वो तो बहुत ख़राब हो रही, डिटीरियोरेट हो रही है, लेकिन फ़िलहाल इस सिनेरियो के अंदर ज़रा देख कर बताओ, बिल्कुल इंट्रो वाली अकाउंटिंग करते हुए सोच के बताओ। एक लायबिलिटी 100 थी, वो 100 से कम होकर 30 हो गई, जागते रहे, वो 100 से कम होकर 30 हो गई, तो 70 रुपये
वैसे तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, लेजर ही बैलेंसिंग करवा देगा आपको। बहरहाल 70 रुपये से एक लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लाइबिलिटी का कम होना खुशी की बात है, लाइबिलिटी कम होना खुशी की बात है। तो ये 70 रुपये आप कह देंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दें। वैसे तो ये सोचे बगैर भी आपको ये एंट्री होती हुई नजर आ रही है। लोन का अकाउंट हो गया डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट क्या होता है, इनकम से गेन से, खुशी से। ये खुशी आपके अंदर ही खुशी चल रही है, लेकिन ज़रा डीप डाउन जाकर सोचें तो ये खुशी की बात नहीं है, ये असल में गम की बात ही है कि आपके हालात जो हैं वो बड़े पतले होते जा रहे हैं। एनीवेज, अब ये 30 रुपए की लाइबिलिटी आपके अगले पीरियड में मौजूद थी आप पर, और आपके हालात बेहतर हुए, आपने खूब मेहनत की, दिन रात एक किया, और हालात इतने अच्छे हुए कि अब आपने बैंक वालों को कहा कि हम आपको तकरीबन 75 दे लेंगे। अब असल में तो ये खुशी की बात है कि आपके हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन इस अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग क्या कह रही है कि एक लायबिलिटी जो है वो 30 से बढ़कर 75 पे चली गई है। तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या है, नुकसान की बात है, क्या है, गम की बात है। बात समझ आ रही है? तो बहरहाल ये ना भी करें तो आपको बैलेंसिंग फिगर यहाँ से मिलेगी कितनी, 45 की। ये एंट्री हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और लोन क्रेडिट। तो पता क्या लगा हमें कि अगर लायबिलिटी कम हो जाती है, अगर लायबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, खुशी है। खुशी मतलब इनकम, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रहा हूँ। लायबिलिटी कम होगी तो खुशी कम होगा, और लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो, हाँ देखो लायबिलिटी, अच्छा चलें छोड़ें, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मैं कहने लगा था, फिर मैंने वो बात नहीं की। मैं क्या, हो सकता है बाहर क्लास के बाहर फिर ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਰਾਓ ना 10 की गल की तुसी। अच्छा, लाइबिलिटी कम होकर खुशी बनेगी और लाइबिलिटी बढ़कर ज़्यादा होकर गम आएगा। अब ये एंट्रीज कर लेते हैं। अगर चलो सारी एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री करवाओ, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। आप बैंक से लोन ले आए, फिर जी ईयर एंड पे क्लोजिंग की एंट्री नहीं करते। ईयर एंड पे क्या हुआ, आपने कहा बैंक को जाके सॉरी जी, आज आपकी जो आज आपका जो एसेट है और हमारी जो लाइबिलिटी है उसकी फेयर वैल्यू 100 नहीं रही, उसकी फेयर वैल्यू क्या हो गई है, 30 है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई, लोन डेबिट हो गया, लाइबिलिटी कम हुई, और आपको दिल ही दिल में खुशी महसूस हुई, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस को कर दिया क्रेडिट 70 से। ठीक है जी। और फिर अगले साल हालात बेहतर हुए तो आपने एक एक्सपेंस अब रिकॉर्ड कर लिया और लोन को दोबारा बढ़ा लिया। ठीक है, ये 45। ठीक है, ये ज़रा ऐसे ही ज़बानी बात की ताकि फाइनेंशियल लायबिलिटी को समझने के लिए थोड़ी सी आसानी रहे, मुश्किल ना हो। फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू गिवन हो, एफ वाला मॉडल सीखने लगे, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी की अमोर्टाइज कॉस्ट तो बड़ी आसान थी, ये खैर उससे भी आसान है, लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिस भी ना होने के बराबर है, टेस्ट भी ना होने के बराबर है इसका होना, तो इसलिए ये कम प्रैक्टिस की वजह से ना थोड़ा सा समझ नहीं भी आती कभी कभी बात। इसलिए बस बहरहाल क्या हो सकता है कि ये छोटी सी एग्जांपल है, एक सवाल करते हैं और उसके बाद फिर एक सवाल आपके होमवर्क में, बस यही है फाइनेंशियल लायबिलिटी का FVTPL। ठीक है जी, इसमें एक छोटी सी टेक्निकल बात है, वो सीखते हैं ज़रा 2 मिनट के अंदर। पहले अगर किसी ने ये नोट करना है तो कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं है इसको नोट करने की। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 25 असल में मैं यहाँ पर इसके साथ इसीलिए वर्किंग की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी है FVTPL। अच्छा जी, फिलहाल ना आपने ये नहीं पढ़ना, सवाल तो यहीं से ही पढ़ेंगे ना, इसलिए फ़िलहाल तो मैं ये छुपा रहा हूँ। ये एंड पे देखते हैं, ज़रा सादा बात पहले कर लें, फिर स्पाइसी बात भी कर लेते हैं। जी बच्चों,
डिबेंचर ऑफ 100,000 आर इशूड, हमने डिबेंचर इशू किए हैं तो मतलब लायबिलिटी होगी, हम कैश लेंगे और डिबेंचर्स इशू करेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर्स इशू हो गए जी, ठीक है जी। अब उसने बोला है एफईटीपीएल वाला मॉडल है, तो एफईटीपीएल में तो हम शेयर्स में भी लेजर बना रहे थे, हम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स जब कर रहे थे तो उसमें भी हमने लेजर ही बना लिया था, और आज हम फाइनेंशियल लायबिलिटी में आए हैं एफईटीपीएल में तो हमने फिर लेजर ही बनाना, यानी एफईटीपीएल सारे के सारे सेम ही हैं, ये मसले ही कोई नहीं है, ये आसान ही होते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर्स ऑफ 100,000 आर इशूड ऑन 1 जनवरी 2018, तो वर्किंग वन आज मेरी बनेगी लेडजर। जी बेटा, कल तो आप तो खुद ही कर लेते होते हो यार, एसी का तो कुछ ना कुछ। आज वो बंदा नहीं आया हुआ, आज मूसा नहीं आया हुआ। क्या हुआ मूसा, बारिश की नज़र हो गया? वो क्या नमक का बना हुआ है, खुर जाता है बारिश में नहीं आया? जी वो तो बस रहने ही दो ना। डिबेंचर पेएबल, डिबेंचर लोन, लोन ठीक है ना, लोन लायबिलिटी है, डिबेंचर पेएबल है क्योंकि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं जी। सबसे पहली एंट्री, डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट कर दूं, डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट कर दूं, कैश गया नहीं है, इशू किए हैं डिबेंचर, हमने डिबेंचर पकड़ाए हैं और कैश रिसीव किया है, तो कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी चल रही है, ठीक है। तो 1 जनवरी 18 पर कैश डेबिट। अच्छा, अगली बात एफईटीपीएल है, एफईटीपीएल है तो इश्यू प्राइस लेनी है। एफईटीपीएल किसी भी चीज़ के अंदर हो, एफईटीपीएल मॉडल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने इस पहली एंट्री में ही लाना था, उसे एक्सपेंस आउट ही करना होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स किया था, चाहे आज ये हम लोन रेज कर रहे हैं, हमने कैश लेकर एक लायबिलिटी इनकर की है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है एफईटीपीएल के अंदर हमेशा कहाँ जाएगी, एक्सपेंस आउट होगी, उसको कभी भी आपने परचेज प्राइस में या इधर इशू प्राइस में कंसिडर नहीं करना, ये बात याद रखनी है। एफईटीपीएल वाले सारे मॉडल्स के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ने एक्सपेंस आउट होना होता है, ठीक है, सही है बेटा। तो फिर 1,00,000 है। अच्छा वैसे यहाँ पे है ही नहीं, गिवन ही कोई नहीं है, चलो अच्छा हो गया बात हो गई, अच्छा हो गया बात होगी, सवाल के अंदर ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन नहीं है। दिस फाइनेंशियल लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये तो लायबिलिटी ट्रेडिंग के लिए, हाँ बस है, अब क्या हो सकता है, सवाल कह रहा है तो फिर कर लेंगे। तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो एफईटीपीएल हमने लगाना है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में गिवन नहीं है, पर मैंने आपके साथ बात कर ली, अगर होती भी तो हम उसको कंसिडर ना करते इस लेजर के अंदर। यहाँ पर हमने सिर्फ इश्यू प्राइस ही लेनी है, सिर्फ क्या लेना है जी, इश्यू प्राइस। यहाँ पर इश्यू प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट या माइनस ट्रांजैक्शन, सॉरी यहाँ माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने नहीं करना, ओके सही है जी। कितना, 100,000 जी। अब ये वही वाला काम है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ज़रा दूर ज़्यादा चला गया, लेकिन यही वाला काम है। देखो 100 रुपये का लोन रेज किया, अब ये रेंट पे उसने फेयर, क्योंकि एफईटीपीएल है तो हम ये रेंट पे सवाल फेयर वैल्यू देगा, हम जाके उसको क्लोजिंग में लिखेंगे और गेन लॉस जो है वो बैलेंस फिगर लिख लिया करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी है, सिर्फ वो करवाने के लिए मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, वरना तो जितनी एग्जाम्पल दी करवाई थी ना, इसके बाद आप कह देता कि ये वाला सवाल भी खुद कर लेना 25 और वो होमवर्क वाला सवाल भी खुद कर लेना, लेकिन वो टेक्निकलिटी क्या है वो फिलहाल छुपाई हुई है, ये देखें ना, ये छुपी हुई है टेक्निकलिटी, ठीक है। चलें जी, ले भाई क्या कहता है, दिस फाइनेंशियल लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड देयरफॉर मेजर्ड एट एफईटीपीएल। फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एट एंड ऑफ ईयर इज एज फॉलोज। बाहर के मुल्कों में ना ये सिर्फ शेयर्स की स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स की भी बड़ी इस्टेब्लिश्ड मार्केट्स होती हैं, इसलिए इनकी फेयर वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं। बहरहाल आपके लिए तो सिर्फ सवाल की हद तक ही है, यहाँ पे नॉर्मली इतनी ज़बरदस्त मार्केट इनकी नहीं है। अच्छा खैर, फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एट द एंड ऑफ ईयर इज एज फॉलोज। और 31 नवंबर 18 पर फेयर वैल्यू 25,000 है और 31 नवंबर 19 पर फेयर वैल्यू कितनी है, 58,000। तो फिलहाल तो मैं वही पुराने वाला काम करता हूँ, लेकिन आपने साथ साथ नोट नहीं करना प्लीज़। 31 नवंबर 18 पर फेयर वैल्यू कितनी है, 25, ये को यार 100 कर दो, 100,000 में कर लो, ये कितना जी, 25, ठीक हो गया जी। और
अगले साल यही क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग। अब 1 जनवरी 19 पर ब्रॉड डाउन 25 है और 31 दिसंबर 19 पर फेयर वैल्यू कहाँ पहुँच गई है, साथ साथ नोट मत करना, मैं कह रहा हूँ 58। अब जितनी बात की हुई है आपके साथ उस हिसाब से 75 का लॉस है पहले साल में, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, ठीक है। और अगले साल में कितना बनता है बताएंगे प्लीज, 33 का गेन है प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। जितनी बात अभी तक की उस हिसाब से तो यही है, उस हिसाब से तो यही ऐसे ही है, तो यही किया था ना। पहली एंट्री अभी करके आए हैं, पहली एंट्री कैश डेबिट लोन क्रेडिट, दूसरी एंट्री क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती, दूसरी एंट्री 75 की लोन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, फिर ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं, फिर 33 की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लोन क्रेडिट, और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं है। जितनी बात अभी तक की थी उस हिसाब से तो यही बनता है, ठीक है। अब एक छोटा सा मसला आता है, अब एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर लोन की फेयर वैल्यू में चेंज आए, लोन फेयर वैल्यू, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ लोन लिख लेते हैं, अगर चेंज आए इन फेयर वैल्यू ऑफ लोन तो इस चेंज की वजह पॉसिबली दो हो सकती हैं। या तो हमारी अपनी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो गई है, या ओवरऑल मार्केट के हालात ही बड़े ख़राब हो गए हैं, कोरोना शरोना आ गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट, एक है हमारा अपना कसूर, हमारी अपनी पॉलिसीज़, हमारे अपने जो है वो डिसीजन मेकिंग ऐसी थी, ऐसी बुरी थी, ऐसा बुरा बिजनेस किया कि हमारी क्रेडिट रेटिंग डिटीरियोरेट हो गई, कम हो गई। और दूसरा ये है ओवरऑल मार्केट की हालात इतने माड़े हो गए हैं कि हर बंदे के ही हालात ऐसे हो गए हैं कि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में कमी आ गई है, ज़्यादती भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। बहरहाल चेंज अगर फेयर वैल्यू ऑफ लोन के अंदर आई है तो वो चेंज पॉसिबली दो रीज़न्स के साथ हो सकती है। या तो आर क्रेडिट रेटिंग, आर ओन, आर ये समझ नहीं आ रहा होगा, दोबारा लिखता हूँ, आर आवर ओन क्रेडिट रेटिंग, या मार्केट की कोई सिचुएशन है, मार्केट रीजंस, मार्केट इश्यूज, कुछ भी लिख लें, ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड कहता है IFRS 15, अगर आपका अपना कसूर है, इस फेयर वैल्यू के अंदर कमी या ज्यादती की वजह आपका अपना कसूर है, तो ऐसे गेन या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर मत जाना। ये इसलिए ना कि लोग इसको फिर मिस यूज़ कर रहे थे, लोग इस चीज़ को मिस यूज़ कर सकते थे कि जब उन्होंने कोई प्रॉफिट कम करना है तो वो अपनी क्रेडिट रेटिंग को इतना ख़राब कर लें कि उनको लॉस नज़र आ जाए, ठीक है। लायबिलिटी कम होगी, क्रेडिट रेटिंग अपनी ख़राब कर ले, क्रेडिट रेटिंग, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम हो गई तो लॉस आ गया, लॉस आया तो प्रॉफिट कम हो गया, लेट से टैक्स से बचना चाह रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर लिया। और जब उनको प्रॉफिट अच्छे चाहिए, उन्होंने अपनी क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव कर लिया, इम्प्रूव किया तो उनको गेन आ गया, प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो फिर इसको ना थोड़ा सा मिस यूज़ कर सकते थे लोग। तो स्टैंडर्ड ने इस चीज़ के ऊपर कदगन लगाने के लिए, बार लगाने के लिए एक प्रोविजन ये डाल दी स्टैंडर्ड ने कि अगर फेयर वैल्यू का चेंज आपकी अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से है तो फिर आप इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इस चेंज को लेकर कहाँ जाओगे, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, ठीक है। यानी कि आप ऐसे नहीं मिसयूज़ कर सकते इस फ़ायदे को अपने मकसद के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने या कम करने के लिए। अगर आपकी अपनी क्रेडिट रेटिंग का कसूर है, फेयर वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर नहीं जाना, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट रीजंस हैं तो फिर इसको कहाँ लेकर जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये हुआ करेगा सवाल के अंदर कि 75 की फिगर तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन इस 75 के ना असल में अब दो हिस्से हैं। इस 75 के क्या हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल में यहाँ पर लिख दूं कि चेंज इन फेयर वैल्यू कितना आया जी, 75, ठीक है। अब ये 75 जो है, इसमें कितना हमारी अपनी क्रेडिट रेटिंग का कसूर है और कितना मार्केट का है, ये सवाल हमें बताया करेगा। लेकिन सवाल इन दोनों में से कोई एक चीज बताया करेगा, सवाल इन दोनों में से कोई एक चीज बताएगा, और नॉर्मली वो
आर क्रेडिट रेटिंग वाली बात बता दिया करेगा। तो स्टेप 1 में हम इसको यहां पर लिख लिया करेंगे ओसीआई के अंदर, और स्टेप 2 में बैलेंसिंग फिगर हम निकाल लिया करेंगे मार्केट रीजन वाली, जैसे कि पहले साल के अंदर देखते हैं। मिटोगे भाई, मिटोगे, मिट जाओ यार प्लीज। ये जी क्या कहते हैं जी, 31/18 पे फेयर वैल्यू 25 पे आ गई। वो कहता है जब गेन ऑफ 20,000 इन फेयर वैल्यू, गेन तो पूरा, गेन तो टोटल कितना है 75, गेन टोटल गेन कितना है 75। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है इसमें से गेन ऑफ 20,000 इन फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज एट्रीब्यूटेबल टू आर ओन क्रेडिट रेटिंग। आर ओन क्रेडिट रेटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आपने, ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है ओसीआई वाला, ये गिवन है, ठीक है। तो जब गिवन ये है तो आपने फिर स्टेप 1 में इसको लिख लेना है। कहां लिखना है, उसी लेजर में ही लिखना है, लेकिन किस तरफ लिखना है, क्या इसके आगे क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस या ओसीआई। अब आपने यहां पर कहा जी 75 में से 20 तो ओसीआई में चला जाएगा, और बाकी फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर क्या निकालना पड़ेगी, बैलेंसिंग। ये स्टेप 2 आपका हुआ करेगा, ठीक है जी। सिंपल सा काम है, कितना जी 55। ये तरीका समझ आ गया, ये तरीका समझ आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी भी ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर डायरेक्ट नहीं लिखा करनी, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर डायरेक्ट नहीं लिखनी, ठीक है। अब तरीका क्या होगा, जरा ध्यान से देखो इधर। सवाल ने कहा 100 से 25 पे फेयर वैल्यू कितनी हो गई है 25 हो गई, और साथ ही सवाल ने क्या कहा, इस गेन लॉस नेट में क्या आना है उसको छोड़ो। सवाल ने क्या बताया कि 20,000 ऑफ द गेन इज एट्रीब्यूटेबल टू आर ओन क्रेडिट रिस्क और ओन क्रेडिट रेटिंग। तो इसका मतलब है कि ये 20,000 का गेन कहां जाएगा, ओसीआई में। 20,000 का गेन कहां जाएगा, ओसीआई में। गेन है, गेन, ठीक है। तो डिबेंचर डेबिट 20 से, और आप गेन लिखना चाह रहे हैं, गेन लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें उसी तरह से, फेयर वैल्यू गेन लिखें, ठीक है। और इसके साथ क्या लिखें, ओसीआई लिख ले यार, ओसीआई प्लीज, ओसीआई, ओआईसी नहीं, ओसीआई, ओके। तो अब ये स्टेप 1 में आपने किया काम। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। वो इस तरफ भी आ जाया करेगी, इस तरफ भी आ जाया करेगी, इससे परेशान नहीं होना आपने। सवाल में गिवन होगा ओन क्रेडिट रेटिंग की वजह से गेन, तो वो गेन इस तरफ लिखोगे। ओन क्रेडिट रेटिंग की वजह से लॉस, तो लॉस इस तरफ लिखोगे, और फिर बैलेंसिंग फिगर फेंक दोगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है जी, बोलो, डेबिट साइड पे आएगी, और कितनी होगी 55। अच्छा 55, ठीक है जी। इसको कहां फेंक दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ भी लिख लो, लिखना चाहो तो। ये भी क्या है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस ही लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर, ठीक हो गया जी। समझ आइए कुछ बात। तो स्टेप 1 क्या है, फेयर वैल्यू गेन ओसीआई वाला लिखेंगे, अपनी ओन क्रेडिट रेटिंग वाला। और स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया करेंगे। वो बैलेंसिंग फिगर किसी भी तरफ आ सकती है। पहली बात, गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, ये ओसीआई वाला, ठीक है, दोनों तरफ जा सकती है ये बात भी। तो स्टेप 1 में क्या किया करोगे, पहली बात तो सिंपल सी बात बताई थी कि 70 का गेन आ रहा है, वो समझ आ गई थी। लेकिन फिर मैंने कहा ऐसे नहीं करना। सवाल के अंदर वो कहता है स्टैंडर्ड के जो आपकी ओन क्रेडिट रेटिंग वाला गेन या लॉस हो, जो भी चेंज हो आपकी ओन क्रेडिट रेटिंग की वजह से हो, उसको कहां लेके जाओ, ओसीआई में। तो फिर सवाल में ये गिवन हुआ करेगा। ये जब गिवन होगा तो आप स्टेप 1 में ओसीआई वाली फिगर लिख देंगे, और स्टेप 2 के अंदर बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। वो प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देंगे। वो गेन भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। अगले साल में जाकर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो ये समझ आ रही है आपको। तो अब पहले साल की सारी एंट्रीज पूरी कर लेते हैं, दूसरे साल में बाद में जाते हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 जी, पहली एंट्री फरमा दे जरा, फरमा दे जरा, पहली एंट्री क्या हुई, फरमा दे जरा। 1 जनवरी 18 पर बोले, कैश डेबिट डिबेंचर पेएबल, लोन है डिबेंचर है, चलो डिबेंचर पेएबल या लोन पेएबल, यार लोन ही लिख लेते हैं, जरा छोटा लिखा जाएगा, ठीक है जी। लोन क्रेडिट कितने से, 100,000, ठीक हो गया जी। पहली एंट्री हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या नजर आ रही है, आपने स्टेप 1 में क्या किया, ओसीआई, बोलो भाई।
अच्छा, एक चीज वैसे एडिशनल लिख देता हूं मैं, वैसे क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया था, सवाल में नहीं है। वो क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर आ रही होती तो क्या करते, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री लिख लेते हैं ना, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर देते हैं जी। ये क्या है जी, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जी। तो अगर होती कोई तो ये एंट्री ये लिख लेना, ताकि क्योंकि असल में प्रैक्टिस बहुत कम है, ये एक सवाल मैं करवा रहा हूँ बस एक होमवर्क में, और कुछ भी नहीं है इसका हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए जरा बात कंप्लीट हो जाए, बात तो मैंने कर ही दी थी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, होती तो हम इसकी एंट्री इस तरह से कर देते। डन। अच्छा, अब जी 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू गेन 20 का ओसीआई में लेकर जाना है, एंट्री बोलो। 31 दिसंबर 18 पर लोन लिखा हुआ है मैंने ऊपर, लोन इसके यहां पे लोन लिख दिया है, तो लोन डेबिट। इस सवाल के अंदर उसने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ, ये भी बात कर ही लें। पर्चे में सवाल आया तो इंटरेस्ट दे दे, आपको पता ही ना हो। तो मिसाल के तौर पे अगर इंटरेस्ट आ जाए तो एफवीटीपीएल जितने भी मॉडल्स थे वो डिविडेंड था, तो बारों बार एंट्री हुई थी, लेजर में नहीं आया था। फिर हमने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की थी, एफवीटीपीएल आया था, तो मैंने कहा था कूपन रेट वाला इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर रेट लगाकर आपने इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेना है। आपने उसकी एंट्री कैश डेबिट करनी है, लेजर में नहीं लाना, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अगर यहां पर लिख देता इस डिबेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट भी है, तो फिर आपने उसकी एंट्री कर लेनी थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ये भी लिख लो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये क्या है जी, ये कैसे निकलना था, ये लिख लेते हैं कैसे निकलना था। ये कूपन रेट, यहां पे जगह कम है, नीचे लिख लेते हैं। ये कैसे निकलना था जी, ऑन फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ कूपन रेट। इस सवाल में ना ये दोनों चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमने अपनी कंप्लीटनेस इंश्योर कर ली कि अगर ये दोनों चीज़ें होती तो यहाँ पे एंट्री कर लेते, ठीक है जी। अब असल एंट्रीज की तरफ भी आ ही जाएं जी, असल एंट्रीज भी कर लें जी। 31 दिसंबर 18 पर आपने 20 रुपए की एंट्री फरमानी है, तो फरमाएं ज़रा, फरमाएं। लोन डेबिट और फेयर वैल्यू गेन इन ओसीआई क्रेडिट, कितने से जी, 20 से। लेकिन आपको पता है जैसे ही ये मुसीबत आती है, साथ में एक और मुसीबत भी लाती है, बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व, ठीक है। तो ये कितना बन गया जी, क्रेडिट 20। डन जी। चीज़ें रेपिटिशन वाली हैं, कसम से एक सिटिंग में बैठ के कोई बच्चा सारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर लेना, ओए होए अखीर हो जाए। एक सिटिंग में बैठ के हो सकता है ये टोटल 5 तो कितना है, एक लेक्चर हमने लगाया था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर, आप आधे घंटे के अंदर वो 2 सवाल करके साइड पे रख देंगे। फिर हमने इन्वेस्टमेंट शेयर्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर के ऊपर तो यूँ 2.5 लेक्चर लगे थे, आपका 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। उसके बाद ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो है ही बड़ी आसान, इसके ऊपर भी 1-1.5 घंटा। तो अगर कोई कमिंग संडे के ऊपर बैठ के 4 से 5 घंटे इस टॉपिक को दे दे, तो ये टॉपिक एग्जाम लेवल पे तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बस इकट्ठा एक सिटिंग में बैठ के करोगे तो ये इंशाल्लाह सारी बातें काबू में रहेंगी, बातें कोई नहीं है इतनी मुश्किल। बस ये है कि इसको हर इतवार पे, इस इतवार 5 घंटे लगा लो ना, तो अगले इतवार पे प्रेप लीव से पहले इसको एक नज़र सिर्फ देख लेना। तो जो आपने काम किया और सिर्फ उसी को देख लोगे तो पर्चे से पहले, ये प्रेप लीव पे जाने से पहले ही ये पर्चे के लेवल पे तैयार हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। आप लोगों ने टर्म टेस्ट नहीं दिया, तो टर्म टेस्ट मैं मंगवा लेता हूँ, अभी मंगवा लें उनसे, ये मैं दे देता हूँ, आप लोग घर से करके आ जाइएगा, मैं फिर उसको जो है वो आपके साथ या चेक करवाने का कुछ सीन बना लेंगे। ये टर्म टेस्ट बहुत ज़रूरी था, आप लोगों ने इसको लिफ्ट ही नहीं कराई, मैं खुद आगे संभला नहीं था, आगे सोमवार को क्लास पढ़ाई है, आप लोगों ने कहा चलो अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, 2-3 बच्चों ने सिर्फ दिया है। तो टर्म टेस्ट में कहें यार कॉपी करा के ले आएँ सब बच्चों के लिए। अच्छा जी, वापस आएँ। 31 दिसंबर 18 पर ये एक एंट्री करने की बजाय 2 एंट्रीज है ना, 2 एंट्रीज। पहली एंट्री क्या बनी, लोन डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, दूसरी एंट्री क्या बनी, लोन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कितने से जी, 55 से। तो ये 2 एंट्रीज अलग अलग करने की बजाय हम इनको कंबाइन कर दिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइन ही आसान रहेंगी। अभी तो दोनों आ रहे थे ना अलग अलग साइड पर, ठीक है, लेकिन जब नेट एंट्री होनी है ना, मैंने आपको कहा कि आपने पहले ओसीआई को लिखना है और फिर बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकना है, तो उसको एंट्री में भी आसान कैसे कर लें उसका तरीका आप देख लें। किधर गया तरीका,
जी बच्चों, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। लोन ने तो डेबिट होना है क्योंकि लोन कम हुआ है, ठीक है। स्टेप वन में क्या कहा था आपको, क्या करना है आपने, ओसीआई वाली फिगर को लिख लेना है, कितनी है 20, ठीक है जी। स्टेप टू में आपको कहा था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर बैलेंसिंग मिल जाएगी, वो कितनी है 55। तो ओसीआई क्रेडिट हुआ 20 से, पीएनएल क्रेडिट हुआ 55 से, तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट 55 से। अब लोन वाली फिगर आप यहाँ पर इस एंट्री में बैलेंसिंग निकाल लिया करना, इस तरह से ये एंट्री भी आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अलग अलग दोनों एंट्रीज करने की बजाय हम इसको कंबाइन किया करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला लेजर में करना है, वैसे ही एंट्री में भी कर दिया, ठीक है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी मुश्किल नहीं है, बस हम मुश्किल वैसे ही बना लेते हैं सोचकर, कुछ भी नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है, पहले आपने ये हजम करना है कि लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट ये लायबिलिटी का बैलेंस आ गया, ओपनिंग आ गया मिसाल के तौर पर, या इसी साल आपने इशू किया है, उसके बाद क्लोजिंग डेट पे आपने फेयर वैल्यू लिख ली। अब गेन लॉस डायरेक्ट निकालने की बजाय आपने सवाल में देखना है कि उसने कहीं कोई अपनी क्रेडिट रेटिंग वाली बात तो नहीं, अगर ना की हो तो फिर तो सुकून है, फिर तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर सवाल में वो लिख दे, अगर ये कहे ये वाला आएगा FVTPL वाली फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी, तो वो क्रेडिट रेटिंग वाली फिगर भी देगा, मतलब मज़ा तो तभी आता है ना, ठीक है। अच्छा, तो आपको उसने बता दिया कि आपकी अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से 20 रुपये का गेन है, तो आपने पहले सबसे उस गेन को लिख लिया। अब गेन लिखना है लोन के लेजर में, तो आपने सोचा कि लोन डेबिट तो गेन क्रेडिट होगा ना, तो आपने डेबिट साइड पे 20 रुपये OCI में लिख लिए। उसके बाद आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, वो डेबिट पे भी आ सकती है, क्रेडिट पे भी आ सकती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देनी है। एंट्रीज के अंदर क्या करोगे, जो फिगर सवाल में दी स्टेप 1 में वही आपने यहां पर लिख लेनी। फिर जो बैलेंसिंग फिगर लेजर में आपकी निकली प्रॉफिट एंड लॉस की, डेबिट साइड पे आ गई है तो डेबिट साइड पे लिख लो, क्रेडिट साइड पे आ रही है तो क्रेडिट साइड पे लिख दो, जो लेजर में निकली है वही लिख दो, यहां पर लिख दिया आपने। और बैलेंसिंग फिगर कहां फेंक दी आपने, लोन के अंदर, ठीक है। इस अप्रोच से आपको एंट्री आसान रहेगी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे आए। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था, बीच में लाइट चली गई, कि आपने इस एंट्री को ऐसे ही करना है। देखें अभी अगले साल में देखते हैं कि क्या होना है। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, हो सकता है क्रेडिट साइड पे आए, ये दोनों चीज़ें एक साइड पे नहीं भी आ सकती। तो एंट्री की आसानी क्या है, आपने एंट्री करते हुए OCI वाली फिगर पहले लिखनी है, उसके बाद इसी लेजर के अंदर जो आपको बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर मिली है वो पहले लिख लेनी है आपने, और लोन को आपने बैलेंसिंग लिख लेना है। अब वो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ आया हुआ होगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस उस तरफ पड़ा होगा, चाहे OCI डेबिट साइड पे है, चाहे OCI क्रेडिट साइड पे है, आपकी एंट्री बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें जी। ये 1 साल की एंट्रीज हैं, मुकम्मल हो गई हैं 1 साल की एंट्रीज। नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज करते हैं अब। जी बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, हाँ जी, इशू करेंगे दोबारा डिवेंचर को, इशू नहीं करेंगे। अच्छा, कोई इशू कॉस्ट होती तो भाई इधर देख लो ना यार ध्यान से प्लीज, बातें मत करो। इशू करेंगे दोबारा डिवेंचर को 19 में, नहीं। अच्छा, कोई इशू कॉस्ट अगर होती तो क्या उसकी एंट्री दोबारा आती, बोलो, उसकी एंट्री दोबारा नहीं आती। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट गिवन होता तो फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगाकर ये एंट्री तो अगले साल भी होती। तैयारी पूरी रखें, सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी, लेकिन वो इस सवाल के अंदर था नहीं। अगर होता तो भी हमने एंट्री तो पास कर ही ली थी। बस ये आप लोगों की नीयत का असर है ये। ओके जी, अब आते हैं अपनी मेन एंट्री की तरफ जी। 25 ओपनिंग है, सवाल में गिवन है क्लोजिंग, तो सबसे पहले आपने वो क्लोजिंग लिख दिया 58, ठीक है। अब सवाल में जाकर पढ़ते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं बता रहा हो। वो कह रहा है लॉस, अच्छा एक तो उसने ये बताया कि लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ 42,000 इन फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज एट्रीब्यूटेबल टू आर ओन क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। अब लॉस है तो इस लेजर में लॉस ने किस तरफ आना है, लायबिलिटी का बढ़ना ही लॉस होता है ना, तो क्रेडिट साइड पे आपने आकर लिखा फेयर वैल्यू लॉस
OCI, ठीक है, फेयर वैल्यू लॉस इन OCI, ये सवाल में गिवन है कितना 42। अब जरा चेक कीजिएगा बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, डेबिट साइड पे आ रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरफ आ गया, बैलेंसिंग कितना 12 या 9, ठीक है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ रहा है हमारे पास, ये गेन आ रहा है, और वहां पे क्या हमने रिकॉर्ड किया लॉस। तो इसी को टैकल करने के लिए मैंने एंट्री का ये तरीका सिखाया था कि आप सुकून से आए 31 दिसंबर 19 पर, और आप सबसे पहले क्या लिखें OCI वाला आइटम। जी OCI में क्या किया आपने, डेबिट या क्रेडिट फेयर वैल्यू गेन लॉस को, बोलो। तो फेयर वैल्यू लॉस इन OCI क्या हो गया, डेबिट, कितने से 42 से। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर बैलेंसिंग आ रही है किस तरफ, लोन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया क्रेडिट, कितने से जी, बोले 9 से। अब बैलेंसिंग फिगर क्या है, क्या है बैलेंसिंग, एंट्री बैलेंस करनी है तो क्या करोगे, बोलो। क्रेडिट साइड पे कुछ लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 33, ये 33 लोन में फेंक दो बैलेंसिंग फिगर। अब अगर आप गौर करो ना तो आप लोन के लेजर से जाकर ही ये चीज ढूंढ पा रहे हो कि लोन का लेजर क्रेडिट हुआ 42 से, डेबिट हुआ 9 से, तो नेट में क्रेडिट हुआ ना कितने से 33 से। तो ये हमारे उस मैकेनिज्म ने हमें डायरेक्ट ये एंट्री सही करवा दी। लेकिन 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 थोड़ी सी इस एंट्री को ऊपर ले जाएं, बैलेंस का भी तो खाता हमने यहां पर नोट करना है, ठीक है जी। तो बोलें जी बैलेंस के लिए क्या करेंगे, लाल वाला बैलेंस, जी बोलें बैलेंस, बैलेंस बोलें बोलें बोलें। क्रेडिट 20 पड़ा था और डेबिट होए 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 होए, तो फिर क्या नतीजा हुआ, डेबिट 22 आने लग गया। जी सही हो गया, बोलो। अब इतना कुछ कर लिया है तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ना बनाए तो मुनासिब तो नहीं ना लगता। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जी कौन कौन से साल्स हैं, 18 और 19, जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस बिल्कुल आना है, कितना, हाँ लेकिन लिख लें ताकि याद रहे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस वो जो वहाँ पे रिकॉर्ड किया कूपन रेट फेस वैल्यू वाला वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वेरी गुड। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ 18 में आएगी लेकिन सवाल में है नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ फेयर वैल्यू गेन या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला इधर आता है, तो फेयर वैल्यू गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो 18 के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो आपको 55 रुपये का गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो फेयर वैल्यू गेन आ गया 55 रुपये, ठीक हो गया, डन। आगे क्या चीज़ है जी, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, असल में ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में। तो स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में OCI के अंदर भी हमारे पास कुछ आ रहा है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ सकता है। तो 18 के अंदर फेयर वैल्यू गेन है 20 रुपये का, पॉजिटिव 20 लिख लेंगे यहाँ पे हम, नज़र ही नहीं आ रहा 20, जी सही हो गया। अच्छा बैलेंस शीट भी साथ ही बना दें, तस्वीर जब बनाने लगेंगे ठीक है ऐसे नज़र आ जाएगी मुझे जी। तो बैलेंस शीट हाँ 19 का बाद में करते हैं, मैंने कहा बैलेंस शीट ज़रा कर लें। बैलेंस शीट के अंदर एक तो है हमारे पास एसेट, अच्छा एसेट है ही कोई नहीं, फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाले सिनेरियो हैं। इक्विटी के अंदर एक फेयर वैल्यू रिजर्व नज़र आना होगा, लाल वाली ब्रैकेट, और
लाइबिलिटीज के अंदर लोन डिबेंचर पेएबल, ठीक है ना, डिबेंचर या लोन जो भी लिखा हुआ है वो पेएबल यहाँ नज़र आना है। साल्स कौन कौन से हैं जी? 19 और 18, ठीक है, और पेएबल ही है, पता है आपको। अच्छा जी, 18 के एंड पर लोन कहाँ पे नज़र आएगा? लोन 25 पे पहुंच गया है, तो आपने यहाँ पे आकर लिखा 18 के एंड पे 25 का लोन, और फेयर वैल्यू रिजर्व के लिए आपने लाल वाली ब्रैकेट बनाई है, और फेयर वैल्यू रिजर्व कितने पे स्टैंड कर रहा है? 20 पे। ठीक हो गया जी, 18 इज ओवर। 19 में आए, इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई नहीं, फेयर वैल्यू गेन है कि लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस में फेयर वैल्यू गेन आ रहा है 9 रुपए का, तो 9 रुपए का फिर क्या आ गया? गेन, लॉस नहीं है, ठीक है। लेकिन ओसीआई के अंदर 42 का क्या जा रहा है? लॉस जा रहा है, तो यहां पे क्या आ गया? -42, ठीक है जी, डन। बैलेंस शीट के अंदर हमारी लायबिलिटी आ जाएगी 58 पर, और फेयर वैल्यू रिजर्व हमारा नजर आएगा 22 पर, ठीक है जी। तो 58 लोन आ गया और 22 फेयर वैल्यू रिजर्व, ठीक है जी। ये है हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगर हम इसको रखें FVTPL पे। जी बेटा, हाँ डेबिट हो गया, बिल्कुल नज़र आ रहा है जी, तस्वीर में आ जाएगा ये, उम्मीद तो की जा सकती है। जी साईं, क्या हो गया साईं? जी क्वेश्चन हैंडआउट के अंदर है जी, होमवर्क दिखाएं ज़रा मुझे एक हैंडआउट में। अच्छा जी, बैक साइड के ऊपर पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो लिखे हुए हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये अपलोड हो जाएगा जी ऑनलाइन वालों के पास भी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार आपने रीड कर लेने हैं, ये वही पहला सफ़ा है, ज़रा तफसील से कुछ बातें लिख दी गई, इक्विटी, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो टोटल हमारे सिलेबस के अंदर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी। इसको एक बार आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। बाकी जो एंड के ऊपर अकाउंटिंग मिसमैच की डेफिनेशन उर्दू में लिखी हुई है, उसको ज़रा समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले सुन लें। आपका दिल किया कि आप, किसी बंदे ने डिबेंचर्स इशू किए हुए थे, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स का सोचा, क्या कर रहे हैं जी आप? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स का सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे कोई नहीं थे कि आप डिबेंचर्स खरीदें, तो आपने क्या किया? आपने कोई लोन नोट या कोई डिबेंचर या कोई चीज़ इशू की, और वहाँ से पैसे लेकर आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कर दी। ऐसे लोग कर लेते हैं, हो सकता है ये जो डिबेंचर किसी ने इशू किए हो, इस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और आप कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर इशू कर लें इंस्ट्रूमेंट, तो लोग ऐसा कर लेते हैं, इंक्रीमेंटल पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है कि आपने लोन नोट्स को इशू किया है, ठीक है, इसलिए कि आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कर सकें, ये एक लोन लाइबिलिटी वाली साइड है, सॉरी लोन तो ऊपर भी लिखा हुआ है, ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है, ठीक है। तो
अगर आपने वहाँ वाले एसेट को एफईटीपीएल पे रखा हुआ है और ये लाइबिलिटी है, इसके अंदर तो सिर्फ दो ही मॉडल्स हैं, इसके अंदर आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखो तो एक मिसमैच आ जाता है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटेंट्स कहते हैं, ठीक है, कि आपने वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही ये लोन इशू किया था, तो फिर हालांकि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये 4-5 साल के लिए आपने लोन जो है वो इशू कर दिए, लोन नोट से लोन रेज कर लिया है, तो ये फॉर ट्रेडिंग पर्पस नहीं है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। आप इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही आपको रखना चाहिए था, लेकिन आपने ये लाइबिलिटी इनकर करके जहां इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने एफईटीपीएल पे रखी हुई है, तो फिर इस अकाउंटिंग मिसमैच को रिमूव करने के लिए आप इन लोन नोट्स को भी एफईटीपीएल पे रख सकते हैं। ये बात ज़रा पढ़ के देखिए, हमने कुछ डिबेंचर्स बाय करने हैं और वो रखने हैं एफईटीपीएल पर, और दूसरी तरफ हमने कुछ डिबेंचर्स इशू किए हैं फॉर रेजिंग मनी फॉर बाइंग डिबेंचर्स, और इशू डिबेंचर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पर आ सकते हैं, लेकिन हम मिसमैच रिमूव करने के लिए इनको भी एफईटीपीएल पर रख लेंगे। ठीक है, ये आपका ना वो मिसमैच का लफ्ज़ 2-3 जगह पे आपको नज़र आया होना है किताब के अंदर, तो ये उसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, डन जी। अच्छा जी, होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन 1 एज बिलो है, अदील लिमिटेड, यही प्रैक्टिस है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, और एक पास पेपर 3 आपने जो है वो होमवर्क के अंदर करके आना है। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़। नहीं बेटा, फाइनल अकाउंट का सवाल करते बेटा, नहीं कल नहीं हो सकता, मैं बड़ी मुश्किल से इस वक्त आया हूँ क्लास पढ़ाने, तो आप प्लीज़ पढ़ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। भाई ये बांट दें इतनी देर में ना दानिश, ये बांट दें टेस्ट, ये टेस्ट सब बच्चे अपने साथ ले जाएंगे, और मैं बताता हूँ फिर इसका क्या करना है। ठीक है, और दानिश से हम चेक भी करवाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी कर लें जी। पेज नंबर 763 ओपन कर लें जी, फिग्स पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा जी, हमारा नाम है ही इस काबिल के काट दिया जाए। अच्छा सुने जी, ये टेस्ट आपने आई कैप की तैयारी के लिए करना है बेटा, और आई कैप के पर्चे की तैयारी का आपका दिल ही नहीं कर रहा मुझे लगता है करने का। कितनी देर का ये टेस्ट है? 2 घंटे 10 मिनट का, और ये कसम वाली बात है, ठीक है ना, 2 घंटे 15 मिनट नहीं लगाने इस पे, पूरे 2 घंटे 10 मिनट में बैठ के पूरी ईमानदारी से घर पे ये सॉल्व करके लेके आना है आपने। ठीक है, आप ना वो शीट्स भी ले आए, आंसर शीट्स भी इनको अगर दे दें तो ठीक है। ओके, तो बेटा ये आप लोग जो है वो करके लाएंगे, फिर अगला फैसला मैं बाद में करता हूँ, दाने से कोई बिरयानी शरयानी खिला के को मनाएंगे इसको, अगर मान गए तो ठीक है, वरना फिर चेक खुद ही कर लेंगे क्लास में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेके आएँ आप शीट्स, ठीक है। तो ये 2 घंटे 10 मिनट के अंदर आपने टेस्ट करना है, आई कैप को टारगेट करके करना है, पूरी ईमानदारी से ऐसे समझना है कि ये पर्चा, आप पर्चे में बैठे हैं और ये पास कर लिया तो समझ लो IFR 2 पास है, इस तरह से करना है। लेकिन 2 घंटे 10 मिनट जब ख़त्म हो तो पूरी ईमानदारी से उसको रोक देना है। अभी इसको ज़रा बंद करके रख दें, रीडिंग टाइम भी वहीं पे ही, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट लगा लेना, रीडिंग टाइम वैसे इसमें शामिल होगा, अलग से दिया हुआ रीडिंग टाइम तो इसमें शामिल हो गया ना, तो चलो आप 2 घंटे 15 मिनट लगा लेना, आप ये रीडिंग भी घर जाके ही करना, इसको लपेट के आप सब रख लो, ठीक है।
और मैं कल क्लास में नहीं बैठने दूंगा उन बच्चों को जो टेस्ट नहीं करके ला के सबमिट करवाएंगे, ठीक है। और पूरी ईमानदारी से करना है बेटा, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ना मुझे दिखाना है ना घर वालों को दिखाना है। अल्लाह देख रहे हैं आपकी इस एफ़र्ट को, आपने वो एफ़र्ट करनी है जिससे आपको ICAP के पेपर में पास होने का मौका मिले, ठीक है। तो आई होप आप प्रोफेशनल होने का सबूत देते हुए पूरी ईमानदारी से इस सवाल को करेंगे, ठीक है। मंडे को नहीं, आपने कल, ये ऑडिट का टर्म टेस्ट है, चलें ठीक है। आप लोग कल क्या दिन है? कल फ्राइडे है, तो फिर सैटरडे को कर लें। नहीं, सैटरडे को आप सबमिट करवाएंगे, मंडे नहीं, ठीक है। सैटरडे को आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। ओके जी, मैंने बता दिया जो करना है आपने। अच्छा जी, फिक्स पाकिस्तान वाला सवाल तो करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही फॉर्मेट बना के तो देख लें। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। मैंने अपने बच्चों को ये वाला फॉर्मेट बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है, R1 के अंदर, लेकिन हम दोबारा इसको बनाकर देख लेते हैं। रिवीजन जो है, प्रैक्टिस जो है, वही ये पीछे एंड पे रख दो, जाते हुए उठा लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। एंड पे रख दो आप। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा, चूंकि अब सवाल है तो इसका नाम भी लिख लें। क्या नाम है जी? फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड क्या है जी? देख के बता दें सवाल से। 31 दिसंबर 2015। बचपन में आपको ये बात सिखाई थी कि बड़े होकर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हर चीज़ फेस पे नहीं लिख सकते हैं, बल्कि आपको IS1 ने कुछ लिमिट कर दिया है कि आप सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, फिर ऐड अदर इनकम, फिर लेस सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, इसके अलावा कोई चीज़ फेस पे नहीं लिख सकते। हाँ, टैक्स एक्सपेंस एक एडिशनल चीज़ आ जाया करती है। तो जो भी एक्सपेंसेस हों आपके, आपने उनको इन्हीं ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर फिट करना है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान इधर रखिए प्लीज़। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहां पर आपने बिल्कुल भी कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल नहीं लिखनी है। इसके नीचे आप लिखो, या इधर देखो सब बच्चे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग किया करते थे ना बचपन में, बोलो इसकी इजाज़त यहाँ पर नहीं है। अब हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं जो IS1 के अंडर हों और जिनमें कंपनीज एक्ट भी लगना है, ये भी हमने देखना है। तो IS1 ये कहता है कि सेल, बस बेटा रख लें प्लीज़, सफ़े ही हैं, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल और आगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल के अंदर किसी किस्म की डिटेल्स हैं तो वो नोट बनाएं सेल का और डिटेल्स उसमें लिखें। कॉस्ट ऑफ सेल में अगर कोई डिटेल्स हैं तो नोट बनाएं कॉस्ट ऑफ सेल्स का और डिटेल्स उसके अंदर लिखें, ठीक है। फेस के ऊपर आपने लाइन आइटम नया कोई ऐड नहीं करना कि आप सेल के नीचे अगली लाइन में लिख रहे हो लेस सेल रिटर्न, लाइन आइटम नया ऐड हो जाएगा, ये नहीं करना। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक फेस पे करना है, इसकी इजाज़त नहीं है। ये लाइन आइटम ऐड कर बैठेंगे आप इस तरह से, तो कोई लाइन आइटम नया ऐड नहीं करने की इजाज़त, ठीक है। उसके बाद ऐड करते हैं आप अदर इनकम। अब अदर इनकम में एक से ज़्यादा किस्म की इनकम्स आएँ, फेस पे लिखने की अब इजाज़त नहीं है। नोट्स में जाएं, वहाँ पे जाकर लिखें। फिर नोट्स देखे थे किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पब्लिश्ड के, आपने नज़र को दौड़ाई थी? थोड़ा बहुत नज़र कोई जहन के अंदर है कि कैसे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? देखेंगे भी सही हम इंशाल्लाह पढ़ते हुए। इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो होती है, चेंज इन इक्विटी होती है, और फिर नोट्स शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर पहले कोई 10-15 पेजेस पे सिर्फ अंग्रेजियाँ लिखी हुई होती हैं हमने, वो पॉलिसी के नोट्स होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के नोट्स होते हैं। उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक होने वाले नोट्स शुरू होते हैं। जैसे सेल का नोट बनेगा, सेल की डिटेल होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल, फिर इसी तरह से चलते चलते बैलेंस शीट आएगी तो एसेट के अंदर
पीपीई का नोट जैसे बनाना सीखा हुआ है वो बन रहा होगा, इंटेंजिबल का नोट बन रहा होगा, लीजेस का नोट, तो ये नोट्स फिर इस तरह से चलते हैं। ये 5वां कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, नोट्स, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स हमने कहाँ लिखनी होती हैं, नोट्स के अंदर। इंशाल्लाह नोट्स बनाना सीखते चले जाएंगे जी। तो एड अदर इनकम लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, सवाल में देख लें, सेलिंग को डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी कभी लिखा होता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो सैलरीज वेजेस में कॉस्ट ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिट, ठीक है जी। तो मैं सेलिंग की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख देता हूँ, या चलें आप अगर तकलीफ हो तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को क्या कहा जाता है जी, सेलिंग एक्सपेंस ही है। सेलिंग सेल करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे वही नाम लिख देता हूँ जो सवाल में लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फिर एडमिन एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंस। लोन होगा उस पर कोई इंटरेस्ट है, या जैसे अभी पढ़ा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनका कोई डिविडेंड है, ये कहाँ नज़र आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। या लीज के ऊपर कोई इंटरेस्ट है, कहाँ नज़र आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है ना। अच्छा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चे होंगे तो कहाँ नज़र आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कोई एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चे होंगे तो कहाँ नज़र आएंगे, एडमिन एक्स। कोई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे तो कहाँ नज़र आएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कोई लॉस ऑन डिस्पोजल होगा तो कहाँ नज़र आएगा, हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल। आप कहो जी सर फैक्ट्री का प्लांट बिकेगा तो हम कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे। अगर एडमिन हेड ऑफिस में पड़ा हुआ जनरेटर बिकेगा तो हम उसका गेन जो होगा, उसका लॉस, अगर लॉस से बिका है तो उसका लॉस एडमिन एक्सपेंस में डाल देंगे। अगर कोई सेल शोरूम की गाड़ी बिकी है लॉस में तो वो हम सेलिंग एक्सपेंस में डाल देंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना बेचना ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता। फिक्स एसेट एक बार खरीदे जाते हैं, कई साल उनको इस्तेमाल किया जाता है और फिर कभी कभार बेच भी दिया जाता है। तो फिक्स एसेट का बेचना हमारे नॉर्मल रूटीन के ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स एसेट हमने हर साल बेचने हैं। तो अगर फिक्स एसेट के ऊपर कोई गेन आया है उसको रेवेन्यू में डाल दो, या अगर कोई लॉस आया है तो उसको सेलिंग एडमिन एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो, तो वो पिछले साल से शायद कंपेरेबल ही ना रहे आपका एक्सपेंस। इसलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको कोई गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट हुआ है तो उसको अदर इनकम या अदर एक्सपेंस में डालो, ना कि उसको रूटीन वाले खर्चों के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए अदर एक्सपेंस अलग पड़ा हुआ है, इसके अंदर वो खर्चे आते हैं जो रूटीन के खर्चे नहीं होंगे, रूटीन के एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जी हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लेस कर देंगे आप टैक्स एक्सपेंस, वो जो नोट बनाना सीखा हुआ है आपने, सीखा हुआ है ना आइस 12 में, और बोलो अगर सवाल में बनाना पड़ जाए तो वो भी बना देंगे, ठीक है। तो लेस टैक्स एक्सपेंस और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर। अच्छा, आज वाले सवाल में कोई अदर कंप्रीहेंसिव इनकम नहीं है, इसलिए मैंने भी उसको यहाँ पर बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। तो बस मैंने सेल से शुरू करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर इसको रोक दिया, ठीक है जी। अब कहाँ कहाँ पे ब्रेक लगेगी, एक ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद अदर इनकम आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएंगे, एडमिन एक्सपेंस आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट होगी नहीं होगी देख लेंगे, अदर एक्सपेंसेस आएंगे, और एक और ब्रेक लगेगी यहाँ पर। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से टैक्स एक्सपेंस को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई क्या कर रहे हो यार, अच्छा जी। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इंशाल्लाह इसी के अंदर हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को भी ऐड कर लेंगे, वैसे तो वो भी हमने ऐड करना सीखा हुआ है, ठीक है जी। अब जो भी डिटेल्स होंगी इन चीज़ों के अंदर, उनको हमने फेस पे नहीं लिखना,
उनको वर्किंग्स में करेंगे अगर नोट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे, और अगर सवाल में वो कहेगा कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना दो तो हम यही चीज़ नोट्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम नोट नंबर लिख देंगे। जैसे सेल्स के लिए हम नोट नंबर 1 बना देंगे N1, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए नोट नंबर 2 बन जाएगा, अदर इनकम के लिए नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नोट 4, एडमिन के लिए नोट 5, फाइनेंस कॉस्ट के लिए पता नहीं अब है भी सही कि नहीं, चलो नोट 6, अदर एक्सपेंसेस के लिए नोट 7, और अगर टैक्स एक्सपेंस हुआ तो नोट 8 वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेन इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, और फिर इसके नोट्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, नोट्स अलग सफ़े के ऊपर होंगे, अलग थलग होंगे, नज़र आएंगे आपको। नोट्स हम यहाँ पर ही बनाना शुरू कर देते हैं साथ ही। ठीक है जी, तो सेल्स का नोट होगा और कॉस्ट ऑफ सेल का नोट ना सबसे तफसीली बनना है इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट थोड़ा सा इसके अंदर हमने रिवाइज़ करना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले नोट 2 अगर लिख दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। नोट 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट है, ये इसलिए मैंने पहले नंबर पे लिख दिया कि पूरी लाइन जो है ना वो मैं इसी के लिए खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे आप पूरा सफ़ा या हाफ करके करते हैं तो हाफ सफ़ा बीच में से करके एक पूरा सफ़ा जो है, एक पूरी जगह जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आप छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी सारी वर्किंग्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी लाइनों के अंदर इंशाल्लाह मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। ओके, माज़रत बच्चों, ये बोर्ड पे सवाल किया करेंगे आज के लिए। आप फिर मुझे इस तकलीफ़ के ऊपर माज़रत, इस तकलीफ़ के ऊपर जो आपको हो रही है माज़रत कर दें, मेरी माज़रत कर दें जी। नोट 1 मुझे माजूर समझते हुए माफ़ कर दें, यूँ कहना चाहिए, हाँ उर्दू बेहतर होगी जी। सेल्स का नोट है, इसमें 4-5 लाइनें छोड़ देंगे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, उसके बाद कौन सा नंबर लगाया हमने, बोलो जी, अदर इनकम। अच्छा, ज़रा ट्रायल को एक नज़र डाल ही लेते हैं यार, ऐसे ही नोट बनाए जा रहे हैं, ज़रा एक नज़र ट्रायल को डालें, ट्रायल में क्या नज़र आ रहा है, क्या कुछ नज़र आ रहा है बल्कि जी। सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल है, स्क्रैप सेल है, अस्तगफिरुल्लाह, स्क्रैप सेल मेन सेल नहीं होती, अदर इनकम है जी, अदर इनकम का नोट बनेगा। फिर सेल डिस्काउंट, इसके आगे ब्रैकेट में लिखें, बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात करनी है हमने। सेल डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, एक सेल टैक्स है, दूसरा सेल डिस्काउंट है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, इसको हम सीखेंगे। असल में ये फिक्स पाकिस्तान पास पेपर का सवाल है जो मुकम्मल नहीं है, अभी मुकम्मल नहीं है ये, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के कुछ नोट्स हमने आज सीखने हैं, 5-10 मिनट में जितनी बात होगी, बाकी कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये सेल डिस्काउंट कहते हैं जी, ट्रेड डिस्काउंट को, दूसरा नाम है ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है ना जी। तो ये कैसे ये फेस पर आ रहा है और सेल्स क्यों ग्रॉस पड़ी हुई हैं, ये तो इंशाल्लाह फिर हम, अकाउंटेंट की गलती है ना, उसको सही करना होता है, ये तो हम पूरी डिस्कशन करेंगे, फ़िलहाल इसको छोड़ें। खैर, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स हैं, परचेजेज हैं, स्टोर्स हैं, ऑर्डर रेमुनरेशन है, डोनेशन, जहाँ जी तकरीबन अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम सब कुछ ही बन रहा है, ठीक है जी। सेल्स का नोट सबसे पहले 3-4 लाइनें खाली, फिर नंबर 3 अदर इनकम। अदर इनकम एक आइटम तो नज़र आ गया ना अदर इनकम का, 2-3 लाइनें इसके लिए खाली छोड़ देंगे। फिर नोट 4 कौन सा है जी, बोलें प्लीज़, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर एक नज़र आप देख लें तो फिर मैं आपको 1 मिनट दूंगा जिसमें आप वर्किंग्स उस हिसाब से ओपन कर लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, 1 2 4 5 लाइनें, 6 लाइनें इसके लिए भी छोड़ दें, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के लिए आप 3-4 लाइनें सब नोट्स बनाने पड़ते हैं, 5-6 आप छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर नंबर 5 सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिन है, अच्छा सेलिंग तो ऊपर चला गया जी, एडमिन एक्सपेंस, इसके लिए भी आप 5-6 लाइनें छोड़ दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कोई और ज़रूरत पड़ा तो फिर लिख लेंगे अदर एक्सपेंस वगैरह, ठीक है। शुरू करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट भी नज़र आ रही थी वैसे मुझे, तो फाइनेंस कॉस्ट भी है, खैर अब ज़रूरत पड़ने पर एक आधी वर्किंग और भी ओपन कर लेंगे। फ़िलहाल जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की थोड़ी सी बात। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ पता है क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग? किसी बच्चे ने पढ़ा हुआ हो कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कहीं ना कहीं पढ़ा हो, इंट्रो में कहीं पढ़ा हो, या FAR 1 में कहीं नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, अब सुने इस बात को, सिलेबस की बात है। अब इंट्रो के अंदर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाया जाता है, FAR 1 में भी नहीं है। तो जो बच्चे PRC करके आएंगे तो वही पढ़ के आएंगे, इसलिए फ़िलहाल आपको मैं यहीं पर थोड़ा बहुत इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है जी। इस फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर नज़र आता है। फिर फैक्ट्री से चीज़ें बन जाती हैं जो, और वो बनकर जब शोरूम में आती हैं तो उधर होने वाले सारे खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नज़र आते हैं। और ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए कुछ एडमिन के लोग, कुछ अकाउंट्स के लोग बैठे होते हैं, इनके सारे खर्चे जो हैं वो एडमिन एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। अब जो फैक्ट्री के अंदर मामलात चल रहे होते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है, फिर उस रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है और लेबर उसके ऊपर कुछ काम करती है, कुछ ओवरहेड्स लगते हैं, और फिर गुड्स प्रोड्यूस होती हैं और वो प्रोड्यूस होकर फिर सेल डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं सेल होने के लिए, ठीक है, सही है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर आपको जो नज़र आएगा वो होगा, सबसे पहले आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर निकाल रहे होंगे। वो कैसे निकलेगी? आप कहेंगे जी ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा था, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया कुछ, और हमने फिर एंड पर गिनती की तो हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल क्लोजिंग में भी पड़ा हुआ था। तो अगर आप ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज लेस क्लोजिंग कर दें तो आपके पास जो फिगर आएगी वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर आएगी। क्या चीज़ आ जाएगी जी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कि आपने इस पीरियड के अंदर कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। देखें, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया है वो सारे का सारा एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना मुनासिब नहीं है। कि है मुनासिब? नहीं ना मुनासिब। सारा ख़रीदा हुआ अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो सारे के सारे को एक्सपेंस आउट कैसे कर सकते हैं आप सारे को एक्सपेंस आउट नहीं करते, जितना आपने यूज़ कर लिया सिर्फ उसी को ही एक्सपेंस आउट करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप इस रॉ मटेरियल जिसको आपने कंज्यूम किया है इसको आपने किसी न किसी बंदे को लगा के काम कराया होगा ना इसके ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं जी? डायरेक्ट लेबर। क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जी इसको? क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट लेबर। अच्छा सुने, ये कहानी सुन लें ताकि ये फॉर्मेट फिर 1 मिनट में पूरा हो जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल को ख़रीदा, कुछ ओपनिंग पड़ा था, कुछ ख़रीदा, और फिर कुछ कंज्यूम निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, जैसे हम कॉस्ट ऑफ सेल में भी करते थे यार, ओपनिंग गुड्स पड़ी हैं, कुछ ख़रीदी हैं, और साल के एंड पे गिनती कर ली, अगर ये पड़ी हैं तो बाकी फिर कहाँ गई? बाकी सेल हो गई। ऐसे रॉ मटेरियल है, ओपनिंग में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा था, हमने इस साल में कुछ ख़रीदा। सबकी तवज्जो इधर रहे, इंपॉर्टेंट बात है ये। ओपनिंग में रॉ मटेरियल पड़ा था, कुछ हमने ख़रीदा, और साल के एंड पे जाकर रॉ मटेरियल की गिनती कर ली। जो बचा पड़ा है ओपनिंग प्लस परचेज में से उसको माइनस कर रहे हैं तो बाकी क्या हुआ? सारे का सारा कंज्यूम्ड हो गया। एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर हमें चाहिए होती है यहाँ पे। दूसरी, जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व थी उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी भी कॉस्ट हमने इनकर की। तो डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम हुआ और डायरेक्ट लेबर जो इनकर की वो, और प्लस जो और मज़ीद खर्चे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, फैक्ट्री में अगर चीज़ें बन रही हैं तो उस फैक्ट्री की, प्लांट की या बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ रही है, या वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन जैसे गार्ड फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ है, या सुपरवाइज़र है फैक्ट्री का, या मैनेजर है जो सारी फैक्ट्री को देख रहा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूट ना हो जाने वाली सैलरीज़ हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बहरहाल प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनने होते हैं लेकिन वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं हो सक रहे होते, तो उनको ओवरहेड्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, 3 चीज़ें होती हैं फैक्ट्री के अंदर। एक, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ डायरेक्ट, फिर जो लेबर ने काम किया डायरेक्ट, और तीसरी चीज़ होती है ओवरहेड्स। तीसरी चीज़ क्या होती है जी? ओवरहेड्स। ये 3 चीज़ें मिलकर प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ, लेबर डायरेक्ट जो काम किया जिसने, और बाकी ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में क्या होता है? ओवरहेड्स में बहुत कुछ होता है। ओवरहेड्स में
प्लांट या फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन आ जाती है, ओवरहेड्स में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ओवरहेड्स में जो मटेरियल डायरेक्ट है वो ऊपर लिख लिया था, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो यहाँ पे आ जाता है, जो लेबर डायरेक्ट है वो ऊपर लिख लिया, जो लेबर डायरेक्ट नहीं है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो बहरहाल ये भी जवाब दे रहा है और टाइम भी जवाब दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को यहीं से कंटिन्यू करूँगा मैं कल। आप लोगों ने आई विश कि मैं इसका फॉर्मेट कम से कम बता देता आप लोगों को, लेकिन वो फॉर्मेट नहीं बन पाया। तो ये फिक्स पाकिस्तान वाला क्वेश्चन जो है इसका मेन फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अगर आप चाहें तो एक छोटी सी कोशिश आप इसकी कर सकते हैं घर के अंदर, आप अपने तौर पे कोई टामक टोइयाँ मार कर आएंगे तो कल बहरहाल ये सवाल मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगा। ठीक है जी, तो फिर आज यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। टाइम क्लास का एंड हो गया है और इसने भी जवाब दे दिया, वरना 2-4 मिनट में और बात करके कम से कम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो थोड़ा सा आपको दिखाई देता। एनीवेज, होमवर्क में 2 क्वेश्चंस हैं वो करके आने हैं और इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट का ये सवाल कल क्लास के अंदर कर लेंगे। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।